हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 पारिस्थितिक नारीवाद पर्यावरणवाद। तो क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि ये नारीवादी क्यों आ रहा है भाई, नारी के बारे में क्यों पढ़ रहा है, लेकिन नेचर के बारे में पढ़ना चाहिए ना हमें। तो बता दूं आपको कि जो नारी होती है उसको नेचर कहा जाता है, राइट। इसलिए हम इसको नारीवाद को इसके अंदर पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ और है, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, हमने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है जहाँ पे देखा जा गया था कि सती प्रथा, ठीक है, उनके साथ भेदभाव होना, उसका एक काइंड ऑफ वस्तु की तरह यूज़ करना, राइट। और जिस तरीके से हम नेचर को यूज़ करते हैं एक वस्तु की तरह, उसी तरीके से हम नारियों को भी यूज़ करते थे एज अ सोर्स, ठीक है, एक वस्तु के तौर पे। यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे कि नारी का किस तरीके से संबंध है नेचर के साथ, और नारीवादी पर्यावरण को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट के पास, पारिस्थितिक नारीवाद, ठीक है, यानी कि इको फेमिनिज्म पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में। मैंने लिखा भी हुआ है, पूछ रहा है कि क्या है, तो सीधा सा आंसर है, यहाँ नारीवादी के बारे में बात होगी, है ना। यानी कि जिस तरीके से हमने नारी का शोषण किया है, उनके साथ भेदभाव किया है शुरू से, मतलब हिस्ट्री में, अब तो ठीक हो गया है मामला, ठीक है। इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेचर है और जो नारी है दोनों सेम टू सेम है। नेचर क्या करता है, हमें पालने का काम करता है, ठीक है, हमारे लिए जो हम खाना खाते हैं यानी कि सब्जी, कच्चा माल हमें प्रोवाइड कराता है जिसे हम खा पाते हैं, राइट। अब हम पैदा कैसे होते हैं, नारी की वजह से, ठीक है। यानी कि नेचर क्या है, हमारी माँ है, वैसे ही हमारी माँ भी नेचर है। गॉट इट। तो ये हो गया। उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, ठीक है। पितृसत्तात्मक ताकतें पता हो गया आपको, यानी कि जो जहाँ पे पुरुष प्रधान होते हैं, राइट, उनकी ही चलती है, वहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। और जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है कुछ जैसे कि लैंगिकता, पर्यावरण और पितृसत्ता। तो पितृसत्ता तो पता है सबको क्या होता है, यानी कि पापा जो होते हैं घर में, जो बड़े होते हैं, वो एक तरीके से घर के चालक होते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, वो होता है पितृसत्ता, ठीक है। पर्यावरण यानी कि नेचर, लैंगिकता यानी कि पुरुष और महिला, राइट। आगे चलते हैं। तो इको फेमिनिज्म का मतलब ही है जानना कि महिला किस प्रकार पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि महिलाएं किस तरीके से नेचर से जुड़ी हुई होती हैं। ये हमें हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ये क्या है, पौराणिक रूप से पाया जाता है, ठीक है, पहले से ही है। भारत में महिलाओं को कल्पना और परंपरा दोनों में ही सृष्टि का प्रकृति के रूप में दर्शाया जाता है, राइट। सृष्टि या फिर प्रकृति, इन दोनों में बोला जाता है कि यानी कि जो माँ है वो प्रकृति है और सृष्टि भी है, राइट। समझ गए हो। तो ये हो गया कट्टरपंथी नारीवाद और सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवाद। देखो इसमें क्या है कि चूँकि पारिस्थितिक नारीवाद का विकास निरंतर हो रहा था, ये कई शाखाओं में भी फैला गया था, और 1980 के दशक के अंत तक इस विचारधाराओं को दो अलग अलग शाखाएं उभर कर सामने आई, रेडिकल एकोफेमिनिज्म और कल्टरवेट को फेमिनिज्म। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पे दो जो है हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, जो कि पर्यावरणवाद उग्र धारवादी पारिस्थितिक नारीवादी का तर्क है कि पितृसत्तात्मक समाज और वर्चस्व की विचारधारा प्रकृति और महिलाओं को समानता से देखती है, ताकि दोनों का दमन, अत्याचार और शोषण किया जा सके। कह रहा है कि जो एक तरीके से पितृसत्तात्मक शक्तियाँ हैं वो नारी को और जो नेचर है उसको किस तरीके से देखती है, एक संसाधन के रूप में, कि ये एक चीज़ है, इसको हमें यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद उसको फेंक देना है, राइट। ये हो गया हमारा
नीचे भी वही है। जैसे कि और दूसरा क्या है कि सांस्कृतिक पारिस्थितिक नारीवादियों ने महिलाओं और पर्यावरण के बीच स्थापित संबंधों पर जोर दिया, राइट। यानी कि इन जो कुछ नारीवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ठीक है, जो नारीवादी के बारे में कहते हैं सोचते हैं, उन दोनों ने इसका मतलब खोजा है कि महिलाओं के बीच में और पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध है, राइट, किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया पारिस्थितिक नारीवाद और वंदना शिवा का योगदान। देखो वंदना शिवा कौन है, ये एक लेडीज़ है, समाजशास्त्री है, बहुत बड़ी, ठीक है, इंडिया की है। इनके बारे में पढ़ेंगे। वंदना शिवा के शोध कार्यों से महिलाओं को समझने की में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है इन्होंने इनसे हमें पता चला है कि जो महिलाएं हैं, राइट, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, और उसी तरीके से हम नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिस तरीके से हम महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी, ठीक है, मैं थी बोलूँगा, अब नहीं होता है ऐसा, कहीं कहीं होता होगा। जिससे हमें पता चला कि महिलाओं जिस प्रकार प्रकृति से घनिष्ठ से जुड़ी हुई हैं, राइट, इनसे ही इन्होंने ही बताया है सबसे पहले कि महिलाएं जो हैं वो नेचर से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। यानी कि वंदना शिवा, ये एक लेडीज़ का नाम है, कंफ्यूज ना होना। आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सिद्धांत, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ऐतिहासिक रूप से अधिकांश संस्कृतियों में महिलाओं को स्त्री सिद्धांत और जीवन के शोध कार्यों और अवतार के रूप में देखा गया है, राइट। किसके अवतार के रूप में? पोषणकर्ता, जो कि हमें कुछ देता है, राइट, जो हमारा पेट भरता है, उसके रूप में महिलाओं को देखा गया है पहले से ही, ठीक है। जब भगवानों का काल था, जब भगवान दुनिया में थे तब, राइट। तो अगला है हमारा वंदना शिवा ने महिलाओं की दुनिया पर्यावरण, जो ये लाइन लिखी हुई है ना, इन्हीं को पढ़ रहा हूँ मैं, महिलाओं की दुनिया पर्यावरण और ब्रह्मांडी दुनिया के बीच संबंधों की जांच पड़ताल की। उनका तर्क है कि महिलाओं और प्रकृति के बीच एक वैचारिक संबंध है जो विश्वास प्रणाली, विचारों और मूल्यों उनके सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व में घनिष्ठता से निहित है, राइट। वो कह रहा है कि महिलाओं के बीच में और जो नेचर है उनके बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। पढ़ लिया ये तो मैंने बता दिया, राइट। यहाँ पे आते हैं तो ठीक है, शिवा वंदना ने प्रकृति को नारी सिद्धांत के रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। किसके रूप में? रचनात्मक अभिव्यक्ति, राइट, यानी कि जो रचने वाली होती है, ठीक है, रचयिता। महिला एक रचयिता के रूप में देखी जाती है इनके रूप में। वंदना यानी कि जो शिवा है वो महिलाओं को एक रचयिता के रूप में देखती हैं। स्त्री सिद्धांत की अवतार और अभिव्यक्ति की विशेषता है, कुछ विशेषता दी हुई है, जैसे कि रचनात्मक उत्पादकता, ठीक है, यानी कि उत्पाद करती हैं वो, यानी कि बच्चों को जन्म देना, ठीक है। रूप और पहलू, उनके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे कि हमारे गॉडेस हैं हमारे देश में महिलाएं, ठीक है, जो भगवान हैं स्त्री। संयुक्ता और मानव और प्रकृति के बीच निरंतरता सहित सभी प्रणालियों के अंतर संबंधों में विविधता की विशेषता है, ठीक है। यानी कि जो भी प्रणाली देखते हैं हम महिलाओं में, उनमें सब में अलग विशेषता होती है, ठीक है, खासियत होती है। प्रकृति में जीवन का पवित्र इस अवतार और स्त्री सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की विशेषता और लक्षण है। ये हो गया हमारा, बाकी साइड में दिए हुए हैं, पढ़ लेना, ठीक है। ये नोट्स के तरीके से है, वीडियो बड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं सब बताऊंगा तो। महिलाओं के काम के अवमूल्यन और एक संसाधन के रूप में प्रकृति, तो यही है संसाधन के रूप में, यानी कि प्रकृति का जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से महिलाओं का भी है ना यूज़ कर रहे हैं। एक तरीके से इसको हम शोषण कहेंगे, सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, राइट। उनको उस चीज़ का श्रेय नहीं दिया जाता था, पर अब संविधान आ गया है तब उनको इस चीज़ का मतलब कि एक श्रेय दिया जाता है कि हाँ महिलाएं भी कुछ हैं। तो महत्व पढ़ लेना खुद, ठीक है। नारीवाद का महत्व यही है कि वो बताता है महिलाओं के बारे में, उसकी इनकी स्थिति के बारे में और नेचर के बारे में, कि इन दोनों के साथ किस तरीके से संबंध बना है, ठीक है। और महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं और जो उनकी इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में वो क्या है, ठीक है, वैसे नेचर की इम्पोर्टेंस है वो क्या है,
इसके बारे में बताना है, ये बताते हैं ये इसके अंदर। ठीक है, तो अगला है नारीवादी पर्यावरणवाद क्या है। तो नारीवादी परिप्रेक्ष्य की सीमाओं की आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें केवल नारीवादी को बढ़ावा देना था, जिसे नारीवाद पर्यावरणवाद कहा गया। तो एक तरीके से ये आलोचना है, ठीक है, यानी कि जो नारीवादी विचारधारा है उन लोगों की, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ नारी का ही बढ़ावा, नारीवादी को ही, यानी कि जो स्त्रियां हैं उनको ही बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोग नेचर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या नेचर को या किसी और चीज़ों को अपने मन में नहीं रख रहे हैं, सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट बना रहे हैं कि महिलाओं के लिए ही करो। ठीक है, तो ये इस चीज़ को गलत बता रहे हैं कि ये नेगेटिव है, ठीक है, आलोचक है नारीवाद के, सब जगह मिलते हैं, ठीक है, हर चीज़ के आलोचक होते हैं। शायद ये चैप्टर हो गया है ना, संक्षेप, ये चैप्टर हो गया है। नारीवादी पर्यावरणवाद पढ़ा दिया है ये भी, बाकी देख लेना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पहला बिंदु, इस बात की पहचान करें और माने कि अलैंगिकता संबंध ने वास्तविकता में निहित होते हैं और संसाधन तक पहुँच को प्रभावित करते हैं। और एक बात की पहचान करें और मान्यता दें कि महिलाएं वर्चस्व की शिकायत, लेकिन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के भंडार भी है जो उन्हें पतन, गिरावट, शोषण के करने का विरोध करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो उसमें शक्ति के बारे में बताया गया महिलाएं की, कि महिलाओं के पास शक्तियां हैं कि अगर वो चाहे तो दुनिया को तहस नहस कर सकती है, राइट। तो डेफिनेटली ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गया आज का चैप्टर, बाकी इंपॉर्टेंस कुछ में कुछ है नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो। ठीक है, घंटी वाला आइकन दबा देना अगर अच्छी लगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।